सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लू फेंग को यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने 21 क्रिमिनल्स को जज करने के लिए ब्लड डीमन स्टार पर भेजा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लड डीमन किंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसके ही सामने उसके ही मेंबर्स को यहाँ पर कोई बाहरी इंसान आकर जज कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग एक एक करके बिना डरे 19 क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुना देता है, और बाकी बचे जो 2 इमोर्टल्स थे उन्हें भी वो बिना डरे मौत की सजा सुना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार उनको जो डेथ पेनल्टी की सजा होती है वो खुद यहाँ पर ब्लड डीमन किंग ही दे देता है, जिस पर हम देखते हैं कि लू फेंग को इस मिशन को इतने अच्छे से कंप्लीट करने की वजह से 100% पॉइंट मिलते हैं। साथ ही उसे एक स्पेशल इंस्पेक्टर की रैंक भी मिलती है। लेकिन इसी दौरान उसे एक ट्रिकी सा टास्क भी दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग लू फेंग को अपने ही लू फैमिली के 21 क्रिमिनल्स को जज करना होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा शॉकिंग नेम होता है वो होता है उसके अपने फादर का। और आगे तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग अपनी स्पेसशिप में बैठकर डायलन के साथ तेजी से अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अर्थ की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि डायलन उसे कंपनी के बेस के बारे में भी बताता है, और जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यहाँ पर लू फेंग से मिल्की वे गैलेक्सी को बाय कर लिया है। इसी वजह से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने अब यहाँ पर अपने बेस को भी बना लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहा था। इसी दौरान यहाँ पर डायलन उसे आगे बताने लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने हमारे अर्थ के ओशंस पे भी बहुत से कॉलोनीज को भी बना लिया था, जिस पर लू फेंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा ये लोग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट हैं। अब जैसा कि तुम जानते हो कि लू फेंग इस डील से ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन अपने अर्थ के लोगों के लिए उसे ये चीज करनी ही पड़ी थी। इसी के साथ सीनशिप रोदारा में दिखाया जाता है कि लू फेंग डायरेक्ट अपने लुओ पैलेस की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर कि वो बाकी के क्रिमिनल्स को जज करने वाला था। इसी दौरान फैमिली के जो बाकी के मेंबर्स थे उन्हें भी ये न्यूज लू फेंग के द्वारा मिल जाती है, और वो लोग भी वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। जिसके साथ ही हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खचाखच लोगों से पूरी जगह भरी हुई थी। साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग थे जिन्हें की क्रिमिनल के तौर पर यहाँ पर लाया गया था, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर में होते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि भले ही वो लोग लू फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लू फेंग उनको बख्श देगा। इसी दौरान हमें ये भी बताया जाता है कि लू फेंग ने अपने सोल्जर्स को ऑलरेडी ऑर्डर दिया था कि मेरे आने से पहले ही उन सारे क्रिमिनल्स को वहाँ पर लाया जाए। इसी दौरान हम फैमिली के बाकी लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दहशत में होते हैं। इसी दौरान पीछे से हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही वहाँ पर एंट्री मारता है पूरे जगह में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है, और जो क्रिमिनल्स है वो पहले से ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग सीधा जाकर अपने उसी थ्रोन पर बैठ जाता है। यहाँ पर जैसे ही लू फेंग अपने थ्रोन पे बैठता है उसके मुंह से जो पहला वर्ड निकलता है वो लुओ यांगचेंग का होता है। यहाँ पर अपना नाम सुनते ही हम देखते हैं कि लू यांगचेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद लू फेंग अपनी ऊंची आवाज में उसका नाम लेते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया। जरा खुद की तरफ देखो, तुम्हें अभी पैदा हुए बस 200 साल ही हुए हैं, लेकिन तुमने न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, और मैं हैरान हूँ कि मेरे ही फैमिली का पर्सन इस हद तक कैसे जा सकता है। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पर बताने लगता है कि लू यांगचेंग ने बहुत ही सीक्रेटली तरीके से बिना फैमिली की नजर में आए बहुत से ऐसे क्राइम्स किए हैं जिनका कि शायद मैं यहाँ पर आप सबको बता भी ना पाऊँ। लेकिन अफसोस की बात है कि इसने मेरे साथ साथ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को भी हल्के में ले लिया, जिस पर हम देखते हैं कि लू यांगचेंग खुद को डिफेंड करते हुए झूठ बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि ग्रैंडपा मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके झूठ को सुनकर लू फेंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम दोबारा ये गलती करने के लायक ही नहीं रहोगे। इसी दौरान हम लू फेंग की वाइफ को देखते हैं जहाँ पर वो भी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज नजर आ रही थी। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग अपने एक नेल से ही उसे जान से मार देता है। इसी दौरान वो नेक्स्ट क्रिमिनल का नाम लेते हुए कहने लगता है कि लू यूरांग, तुम्हारा जुर्म ये है कि तुमने अपने ही भाई को जान से मार दिया। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए यहाँ पर लू फेंग उसे भी डेथ पेनल्टी की सजा सुना देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग बाकी के क्रिमिनल्स को भी डेथ पेनल्टी की सजा सुना रहा था। साथ ही वो नेक्स्ट क्रिमिनल का नाम लेते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी बहन को सही तरीके से गाइड नहीं किया, इसी वजह से वो इविल बन गई, और देखो उसने आज क्या कर दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें 10,000 ईयर्स की जेल की सजा सुनाता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सीरियस क्राइम किए
किए हुए थे, लुओ फेंग उन्हें इमीडिएटली डेथ पेनल्टी की सजा सुना देता है। लेकिन जिन लोगों के क्राइम इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, लुओ फेंग उन लोगों को जेल की सजा सुना देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली लुओ फेंग ने अपने पूरे टास्क को कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी पूरी फैमिली को बताने लगता है कि मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं कि आप जिसे चाहो उसे जान से मार दो। लुओ फैमिली अगर पावरफुल बन रही है तो आप सबका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप किसी की जान बचाए, ना कि अपनी पावर को किसी की जान लेने के लिए यूज करें। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी पूरी फैमिली को वार्निंग देते हुए जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे बहुत ही सीरियस सजा मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स उसे ग्रीट करते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबाता और आचुका को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही वर्चुअल वर्ल्ड में गेमिंग कर रहे थे और एक दूसरे से रेस कर रहे थे कि तभी यहाँ पर बाबाता को जाना पड़ता है, क्योंकि जो मिशन लुओ फेंग ने कंप्लीट किया है उसके लिए मेल आ चुका था। और फिर जैसे ही बाबाता इस मेल को रीड करती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर लुओ फेंग ने अपने फादर को जज नहीं किया, जिस वजह से उसे इस टास्क में बस 70 पॉइंट्स ही मिले थे और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। जिस पर लुओ फेंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है और मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था। मैंने अपने फादर से मुलाकात किया और उनसे सारी चीजों के बारे में बातचीत की, और जिससे मुझे ये पता चला कि मेरे फादर के नाम का कोई मिसयूज कर रहा है, और जिसके बारे में कि मेरे फादर को कोई आइडिया नहीं। साथ ही रही बात उस गिल्ड की, तो मैंने भी उसके इश्यू को सॉल्व कर दिया है और मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मेरे फादर क्रिमिनल नहीं है, तो भला मैं उन्हें किस बात के लिए जज करता। इसी दौरान हम आचुका को देखते हैं, जहाँ पर वो बाबाता को ना पाकर सोचते हैं कि हाँ भाई अब तो ये रेस मैं ही जीतूंगी, और वो ऐसे ही बाबाता की कार को पीछे भी छोड़ देती है और फिर बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी दौरान लुओ फेंग बाबाता से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कंपनी के किसी रूल को भी नहीं तोड़ा। इसी के साथ वो डायलन से कहने लगता है कि चलो फिर हमारा वक्त आ चुका है कि हम केओस सिटी की तरफ निकल जाएं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाबाता वापस से अपने उसी वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाती है और भाई आते साथ ही वो यहाँ पर आचुका के सारे इरादों पे पानी फेर देती है और उसकी कार को ओवरटेक करके इस रेस को जीत जाती है, जिससे बेचारी आचुका बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहाँ पर रोना पीटना शुरू कर देती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर लुओ फेंग केओस सिटी के पास पहुंच गया, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन करना चाहता था ताकि वो जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू भी कर जाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तभी उसकी मुलाकात यहाँ पर एक नए कमांडर से होती है, जिसे देखकर डायलन यहाँ पर लुओ फेंग से कहता है कि मास्टर शायद अब वक्त आ गया है कि हमारे रास्ते अलग होंगे और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो तो आप वर्ल्ड मास्टर पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। यहाँ पर डायलन को जाता हुआ देखकर लुओ फेंग भी अपसेट हो जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि डायलन आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि डायलन जाते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी उसे अच्छे से गुड बाय कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे लुओ फेंग केओस सिटी में आगे बढ़ता जाता है वो बताने लगता है कि ये जगह कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है और यहाँ पर आने के बाद जो मेरा सबसे बड़ा और पहला गोल है वो ये कि मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को जल्द से जल्द रियल मास्टर तक ब्रेक थ्रू कर लूं, लेकिन मैं बिना किसी गाइडेंस के इस काम को जल्द से जल्द अंजाम नहीं दे सकता। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ पर किंग टुयान के पास आ जाता है और उसके पैलेस में उसके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस वक्त कौन उसकी इस काम में हेल्प कर सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग टुयान ने ऑलरेडी यहाँ पर लुओ फेंग के लिए रियल मास्टर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज का इंतजाम कर रखा था, जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज यहाँ पर वेट कर रहा होगा। जिसके बाद वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किंग टुयान उसे कहने लगता है कि तुम अगर रियल मास्टर लेवल तक ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सीक्रेट मेथड की जरूरत होगी। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ऐसे 106 सीक्रेट्स मेथड्स को लाया हूँ, जिन्हें रीड करके तुम बहुत से न्यू हिडन सीक्रेट्स मेथड का पता लगा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका मास्टर वहाँ पर कुछ बुक्स को ओपन करवाते हुए उसे कहने लगता है कि जरा इन्हें अच्छे से देखो, इसमें लॉ ऑफ स्पेस और लॉ ऑफ गॉड के कंबाइंड हुए सीक्रेट्स मेथड को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर लुओ फेंग एक्साइटेड होता है, एक मेथड को देखता है जिसका नाम की बीस्ट गॉड 7 किलिंग होता है और जिसे हम यान चैन बियान के नाम से भी जानते हैं, और उसके जो ऑथर है वो गोल्डन हॉर्न ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम हेरोडस होता है। यहाँ पर इसका नाम सुनते साथ ही लुओ फेंग अपने मन में कहता है कि मैं इस मेथड को सीख कर अपने बीस्ट गॉड स्टैचू से लिंक कर सकता हूँ। इसी दौरान लुओ फेंग उस बुक को रीड करता है,
उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से लेवल्स हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद ही वो यूनिवर्स मास्टर बन सकता है। यहाँ पर इतने रेयर बुक्स को देखते साथ ही हम देखते हैं कि लिऊ फेंग खुशी के मारे झूमना शुरू कर देता है और फिर वो अपने मास्टर के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपने मास्टर से पूछने लगता है कि इन सब बुक्स को बाय करने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। जिस पर उसका मास्टर बताता है कि टोटल 8 बिलियन पॉइंट्स, जो सुनकर लिऊ फेंग को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद वो उदासी के साथ ही वहाँ पर अपने मास्टर को बताता है कि मैंने हाल ही में एक टास्क को किया था, जिसे करने के बाद जो पॉइंट मुझे मिला वो मेरे मन मुताबिक नहीं था और यहाँ पर आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। जिस पर हम देखते हैं कि उसका मास्टर कहता है कि लिऊ फेंग, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरी बहुत से टास्क में कोऑपरेट भी किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पॉइंट्स की फिक्र करना छोड़ दो। जैसा सुनने के बाद लिऊ फेंग को भी थोड़ा अच्छा लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिऊ फेंग अपने मास्टर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिऊ फेंग कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन के दौरान उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स के 3 फंडामेंटल्स लॉज हैं और जिनमें से जो 2 सबसे सुपीरियर्स लॉ है वो है स्पेस और टाइम, और बाकी के जो 8 लॉज है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। साथ ही ये भी बताता है कि ये जो 8 लॉज हैं ये यूनिवर्स के स्पेस और टाइम को डिस्क्राइब करते हैं और इसे अच्छे से समझने के लिए हमें दोनों ही सुपीरियर और इंफीरियर लॉज को अच्छे से एक दूसरे के साथ फ्यूज करना होगा, क्योंकि तभी जाकर ही कोई इन सारी लॉज को समझ सकता है। इसी दौरान हमें लिऊ फेंग का आइडिया बताया जाता है जहाँ पर कि लिऊ फेंग इस लॉ को समझने के लिए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का यूज करेगा, क्योंकि उसका जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है उसने पहले से ही लॉ ऑफ गोल्ड को बहुत ही अच्छे से मास्टर करके रखा हुआ है, लेकिन उसे फिर भी केओस मॉन्यूमेंट में जाना होगा ताकि वो बहुत ही अच्छे से स्पेस के लॉ को समझ सके और जिसे समझने के बाद वो लॉ ऑफ गोल्ड और लॉ ऑफ स्पेस को आपस में फ्यूज करके आगे के मेथड को ट्राई कर सकता है। जिसके बाद लिऊ फेंग आगे हमें बताता है कि इसके जो सीनियर थे उन्होंने इस मॉन्यूमेंट के अंदर 3000 सालों तक कल्टीवेट किया था, जिस वजह से यहाँ पर लिऊ फेंग भी इसके अंदर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो लॉ ऑफ स्पेस को जल्द से जल्द समझ सके। लेकिन इतने दिनों तक कल्टीवेट करने के बाद भी उसे बस अब तक 108 मिस्ट्रीज ही अब तक समझ आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान लिऊ फेंग अपनी क्लोन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी मदद ले रहा है, जिससे कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाए। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किंग टुयान अपने सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी की क्लास आज यहाँ पर खत्म होती है, जो सुनकर हम देखते हैं कि लिऊ फेंग के साथ साथ जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट कर वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान हम 2 लोग को देखते हैं जहाँ पर वो लोग लिऊ फेंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। साथ ही उन्हें बहुत ही ज्यादा जेलसी भी हो रही होती है क्योंकि लिऊ फेंग ने इतने कम टाइम में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था। जिस पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहने लगता है कि यहाँ मौजूद ऑलमोस्ट सभी ने टोंग त्यान के 10th ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये आदमी जिसका नाम लिऊ फेंग है वो अभी भी 8th ब्रिज पर ही अटका हुआ है, लेकिन फिर भी इसने कितना कुछ अचीव कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों असल में लिऊ फेंग का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो दोनों ही खुद को लिऊ फेंग से बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे थे। जो सुनते साथ ही लिऊ फेंग यहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उन दोनों के आगे से गुजर जाता है और फिर गुजरते हुए वो उन दोनों से कहने लगता है कि चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम जब तुम दोनों मुझसे मिलोगे तो मैं तुम दोनों को शॉक्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिऊ फेंग को ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक लिऊ फेंग को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा उससे कहता है कि फिलहाल सही वक्त नहीं है उससे उलझने का। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिऊ फेंग उड़ते हुए बहुत दूर तक जाता है, तभी वहाँ पर बावता आ जाती है और आते साथ ही यहाँ पर लिऊ फेंग से कहती है कि तुमने रियल मास्टर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन मुझे हैरानी है कि ये लोग अब भी तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्हें आइडिया ही नहीं कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन सभी में बन चुके हो। इसी दौरान लिऊ फेंग आगे चलते साथ ही उसे बताने लगता है कि फाइनली 18 साल बाद दोबारा से डुबेन लॉर्ड क्वालिफिकेशन बैटल फिर से स्टार्ट होने वाली है और इस आने वाले बैटल से ही सारे वॉरियर्स का मोस्टली फ्यूचर डिसाइड होगा और जब वो मौका आएगा तो तब मैं इन लोगों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इनसे एक स्टेप ही पीछे हूँ। जिसके बाद लिऊ फेंग कहता है कि हाँ, इन लोगों ने एक बात तो सही कहा कि मेरा टोंग त्यान ब्रिज का लेवल अभी भी बहुत कम है और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं फिलहाल के लिए कुछ वक्त टोंग त्यान ब्रिज को क्लियर करने में फोकस करूंगा, जिससे कि मुझे फ्यूचर में और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लिऊ फेंग यहाँ पर टोंग त्यान ब्रिज के पास आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक एल्डर आते साथ ही यहाँ पर लिऊ फेंग को वेलकम करते हुए कहने लगता है कि जब से तुमने 7th ब्रिज को क्रॉस किया है तब से लेकर आज तक 100 साल बीत चुके हैं। जिस पर लिऊ फेंग कहने लगता है कि इस दौरान वो इंस्पेक्टर बनने के बाद सीनियर कैन सुपीरियर भी बना है। माना कि सुनने में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। जिस पर वो एल्डर पूछता है कि तो बताओ तुम्हें क्या लगता
पूछता है कि इस बार तुम कितने लेवल तक क्रॉस कर पाओगे, जिस पर लू फेंग कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपके साथ साथ बाकी सभी को हैरान करने वाला हूँ। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें लू फेंग के बाकी के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक यूका होती है जो कि कहती है कि यहाँ मौजूद हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी 7th ब्रिज पर ही अटके हुए हैं, सिर्फ वुलेन को छोड़कर, क्योंकि हम में से सिर्फ वही इकलौता है जिसने की 8th ब्रिज को भी क्रॉस किया है। तो इसलिए चलो बैट करते हैं और देखते हैं कि इस बार लू फेंग वुलेन को बीट कर पाता है या नहीं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि लू फेंग ने 8th ब्रिज को भी क्रॉस कर लिया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं लू फेंग के लिए। इसी दौरान लॉन्ग यू कहने लगता है कि अब बैटिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लू फेंग ने तो हमारे बैट करने से पहले ही इस लेवल को क्लियर कर लिया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें लू फेंग के मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी लू फेंग के इस परफॉर्मेंस पर नजर रखे हुए था। जहाँ पर अगली न्यूज सभी को ये मिलती है कि अब लू फेंग लेवल 9 को क्रॉस करने के लिए फाइट करने वाला है। इसी दौरान मिस ली बताती है कि यहाँ पर लू फेंग के इस परफॉर्मेंस को बहुत से हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन सभी की पैनी नजर यहाँ पर लू फेंग पर है और मैं हैरान हूँ कि लू फेंग ने इतने कम उम्र में ही बहुत से पावरफुल फिगर्स का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करके रखा हुआ है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर दी है और जिनके अकॉर्डिंग कि लू फेंग 9 या 10th लेवल को क्रॉस करने के बाद ही रुक जाएगा। और 10th लेवल को क्रॉस करने का मतलब यहाँ पर ये है कि लू फेंग ने बाकी के 2 लॉस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है और जिसका मतलब ये है कि लू फेंग ने इमॉर्टल को अचीव कर लिया होगा। इसी दौरान किंग ट्यूआन कहने लगते हैं कि सभी ने लू फेंग को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, उन्हें पता ही नहीं कि लू फेंग क्या चीज है, तुम बस देखती जाओ वो कैसे सभी को यहाँ पर आज सरप्राइज करने वाला है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली लू फेंग की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर दे दनादन फाइट करने के बाद लू फेंग इजीली अपने ओपोनेंट को हरा देता है और लेवल 9 को भी क्रॉस कर जाता है। यहाँ पर लू फेंग की इतनी जबरदस्त फाइट को देखते साथ ही उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग लू फेंग को चीयर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो इमीडिएटली लेवल 10 की तरफ बढ़ जाता है और फिर बिना रुके बहुत ही इंटेंस और क्लोज कॉम्बैट वाली फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो एक के बाद एक करते हुए लेवल 10 के उस ओपोनेंट को भी यहाँ पर हरा देता है। यहाँ पर उसकी इस फाइटिंग स्किल्स को देखते साथ ही उसके मास्टर और मिस लुआ दोनों बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग नहीं रुकता और लगातार अपने ओपोनेंट्स को अपने रास्ते से हटाता चला जाता है और बार बार उसे डिफीट करते हुए लू फेंग ने यहाँ पर स्काई ब्रिज के 11th लेवल तक को क्रॉस कर लिया था। अभी यहाँ पर उसका ये परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, जिनमें से एक उठते साथ ही कहने लगता है कि हमने इसको क्रॉस करने के लिए 10,000 सालों तक की प्रैक्टिस की है, लेकिन हम फिर भी इसे क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन लू फेंग को देखो, उसने बस 100 इयर्स की ही प्रैक्टिस की और यहाँ पर आज वो हम सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। उसने स्काई ब्रिज के 11th लेवल को ऐसे क्रॉस किया जैसे कि उसके लिए ये कोई बच्चों का खेल हो। पर हम देखते हैं कि न सिर्फ उसके दोस्त, उसके मास्टर और वो गार्डियन, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग लू फेंग की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू फेंग वहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्रैक को ओपन करके अपने ओपोनेंट को मार मार के उसके अंदर भेज देता है, जिससे हमें पता चलता है कि लू फेंग ने यहाँ पर 12th लेवल तक को भी क्रॉस कर डाला था। अभी यहाँ पर लू फेंग को 12th लेवल को क्रॉस करता हुआ देखकर मिस लू यहाँ पर उसके मास्टर की तरफ देखना शुरू कर देती है, जिस पर उसका मास्टर बताता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि उसके लेवल 12th को भी इतनी इजीली क्रॉस कर लिया। जिसके बाद मिस लू आगे बताने लगती है कि अगर यहाँ पर लू फेंग ने 13th लेवल को क्रॉस कर लिया तो यहाँ पर अब तक आए हुए जितने भी डोमेन लॉर्ड हैं वो उन सभी को बीट कर देगा। यहाँ पर जो देखते साथ ही सभी लोग स्क्रीन के सामने आकर लू फेंग को गौर से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लू फेंग अब यहाँ पर 13th लेवल को क्लियर करने वाला था। इसी दौरान हम देखते हैं कि 13th लेवल के लिए वहाँ पर पोर्टल के अंदर से वहाँ से एक वॉरियर आता है जो कि खुद को यहाँ का गार्डियन बताता है, जो कि आते साथ ही अपनी स्काई पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड का सबसे पावरफुल अटैक लू फेंग पर करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो बिना रुके ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे लू फेंग भी डॉज करने की कोशिश करता है और फिर लू फेंग इन अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि ये सच में स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड की डिवाइन फॉर्मेशन की सबसे पीक अटैक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके काउंटर अटैक को बहुत से स्वॉर्ड से डॉज करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर लू फेंग कहने लगता है कि मैंने आज तक इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान जितने भी मेथड्स और टेक्निक
टेक्निक को सीखा है मैं आज उन सभी को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने गॉड बीस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसने सारी टेक्निक को कंबाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये पावर भी इनफ नहीं होता और वो जो वॉरियर था वो उससे पीछे की तरफ धकेल देता है। इसी दौरान लू फेंग कहने लगता है कि मेरा जो 8 लेवल है जिसे कि अल्टीमेट लेवल भी कहा जाता है, तो क्या मैं इसकी मदद से इस लेवल 9 को बीट कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग अपने लेवल 8 के स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी मौके पर लू फेंग अपने स्टैचू की उस सीक्रेट मेथड को भी यूज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक और उसके उन स्वॉर्ड की पावर की वजह से लू फेंग वहां पर फाइनली अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देता है। और जिसके साथ ही फाइनली लू फेंग ने यहाँ पर 13th लेवल को भी क्रॉस करके यहाँ का न्यू रिकॉर्ड बना दिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।